स्टार्ट है। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान इनोवा स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सबके लिए हर वक्त हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए नई नई वीडियो, नई नई थिंग्स, नई चीजें लेके आ रहता हूं। तो दोस्तों, इस बार भी मैं एक नए टॉपिक के साथ वापस आया हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज टॉपिक कुछ अलग है। टॉपिक में आपको सस्पेंस रखूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, एजुकेशनल लगती है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन क्लिक किए आपके पास हमारी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। सो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम उस सस्पेंस से पर्दा उठाएं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक है दोस्तों, कलेक्टर कैसे बने। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि करियर के बारे में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज चुनी जाए, क्या चीज चुना जाए। सो दोस्तों, अब मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा कि बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज लाऊंगा। सो पहले हम लेके आए हैं आज के लिए कलेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ कलेक्टर। तो कलेक्टर बनने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि वो जिले का एक तरीके से राजा होता है। कलेक्टर जिले का एक राजा होता है, उसकी आदेश की पालन सबको करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब छोटी क्लास में होंगे, कलेक्टर को डीएम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम छोटी क्लास में थे या स्कूल टाइम पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे कि डीएम के ऑर्डर से छुट्टी दी गई है। डीएम के ऑर्डर से छुट्टी, डीएम के हाथ में इतनी पावर है कि वो पूरे जिले के स्कूल को बंद कर सकता है। डीएम ही कलेक्टर होता है। सो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कलेक्टर की बातें बता देता हूँ, कलेक्टर के फायदा क्या क्या होता है। कलेक्टर को सबसे पहली बात कि उसको गाड़ी मिलती है। सबसे पहली बात तो वो गवर्नमेंट जॉब है, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब प्लस उसको कार प्लस सर्विसेज मतलब दोस्तों, जैसे कि नौकर, उसको खाना, बिल, फोन बिल, डाटा सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद सिक्योरिटी, कलेक्टर के साथ ऑल टाइम सिक्योरिटी रहती है। जैसे कि उसके साथ हमेशा पुलिस रहेगी, कोई ना कोई उसके साथ सिक्योरिटी रहेगी। और प्लस दोस्तों, कलेक्टर को एक गवर्नमेंट होम मिलता है रहने के लिए, गवर्नमेंट होम मिलता है। अब इतना सब कुछ फायदे होते हैं कलेक्टर बनने के। तो अब इसके बाद कलेक्टर बना कैसे जाए? फायदे तो ये थे कि हमें ये चीजें मिलेंगी, लेकिन काम क्या होगा? कलेक्टर का काम यही होगा कि जिले को सुचारू रूप से चलाना, जिले की जिम्मेदारियों को संभालना। जैसे घर की जिम्मेदारियों को आपके पिताजी संभालते हैं, हमारे पिताजी संभालते हैं, जो मुखिया होता है, वही जिले का मुखिया होता है जिला कलेक्टर। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो जिला कलेक्टर के अंडर में आती हैं, बहुत काम करते हैं जिला कलेक्टर्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक पर। टॉपिक हमारी वीडियो में है कलेक्टर कैसे बने। सो आपने ये सब जान लिया कि कलेक्टर के क्या क्या फायदे होते हैं, कलेक्टर के बनने में क्या फायदा हो सकता है, क्या काम करना है और क्या क्या हमें सेवाएं मिलती हैं। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं। एजुकेशन कितनी मांगते हैं उसमें? एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी कोर्स से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम कौन सा देना होगा? ग्रेजुएशन तो पता है कि हाँ, हम ग्रेजुएट होंगे तभी इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एग्जाम देना होगा आपको यूपीएससी का। जी हाँ, यूपीएससी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया दोस्तों, समझ जाना। उसके बाद
ग्रेजुएशन करने के बाद आप यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। यूपीएससी एक ऐसी कमीशन है दोस्तों जो ऑल इंडिया में ऐसे लोगों को चयन करता है जिनकी एबिलिटी रखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए रातों रात पढ़ना पड़ता है, पूरी मेहनत लगानी पड़ती है दोस्तों। यूपीएससी के एग्जाम में भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले यूपीएससी में हमें इसमें चुनना होगा सीएसए एग्जाम, सीएसए सिविल सर्विसेज। और इसमें सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होते हैं आईएएस। जो बंदा आईएएस होगा वो ही बड़ी रैंक का ऑफिसर बन सकता है। और आईएएस ऑफिसर की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। जो आईएएस बनता है वही कंडक्टर बनता है। आईएएस के एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ेगा। सबसे मेन बात, इसके बाद इसकी हम एज लिमिट पे चलते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी चाहिए होती है। एज लिमिट, फ्रेंड्स, एज लिमिट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जनरल वालों की बात करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जनरल, SC ST, जनरल, उसके बाद ओबीसी, फिर SC ST, उसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड। जनरल वालों की एज लिमिट होती है 21 से 32। 21 से 32 इयर्स तक के बंदे यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। और इसकी 21 से 35, फिर SC ST के वालों की 21 से आई थिंक 21 से 37। जो जिन कैंडिडेट्स की एज लिमिट 21 से 37 है वो यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। और जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए 42 एज लिमिट रखी गई है। और दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम के वो रखा गया कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट कितनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसकी भी लिमिट है दोस्तों। जनरल वाले सिर्फ इसको 6 टाइम्स दे सकते हैं। 32 साल की आयु तक 6 टाइम एग्जाम को दे सकते हैं। 7th टाइम वो एग्जाम को नहीं दे सकते, उसमें वो फॉर्म नहीं भर सकते। ओबीसी वाले इसको 9 टाइम्स दे सकते हैं। उसके बाद 10वीं बार अगर वो चाहेंगे 9 टाइम्स में अगर उनका एग्जाम क्लियर होता है तो वो किसी पोस्ट पे बैठ सकते हैं। अगर नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं बट 9 टाइम्स के बाद 10 टाइम में वो यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा छूट इसमें दी जाती है SC ST वालों को। इसमें अनलिमिटेड इनको छूट दी जाती है कि वो जीवन भर कितना भी चाहे उतना एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये चाहे 10 बार दे दें, 12 बार दे दें, 20 बार दे दें, चाहे 25 बार दे दें। फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए भी एक लिमिट रखी गई है। इनकी लिमिट है 9 टाइम्स। सिर्फ 9 टाइम्स ही ये एग्जाम दे सकते हैं। कई सारी वेब सीरीज इन पे निकलती रहती हैं यूपीएससी के एग्जाम्स पे। यूपीएससी की मोटिवेशनल स्टोरीज हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी बातें होती हैं यूपीएससी के एग्जाम में। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और यूपीएससी का एग्जाम मार्कर चेंज यूपीएससी का एग्जाम 1 ईयर में 1 टाइम होता है। 1 टाइम इन अ ईयर, 1 टाइम इन अ
ईयर, एक साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी सैलरी, सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ हमने जान लिया, लेकिन यार सैलरी कितनी मिलती होगी, सोचने वाली बात है। जब पोस्ट इतनी बड़ी, राजा जो प्रजा को संभालेगा तो राजा के पास धन तो होना ही चाहिए ना। तो दोस्तों इसके लिए यूपीएससी की सैलरी जो होती है, इसको रख करते हैं, इसकी सैलरी होती है दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग से इसकी सैलरी होती है 56,100 फर्स्ट स्टार्टिंग, और उसके बाद पोस्ट वाइज सैलरी हो सकती है 2 लाख तक इसकी सैलरी जा सकती है, एज डिपेंडेंट ऑन फोर्स, एज पर 7th पे कमीशन। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 7वें वेतन आयोग। और आप यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करके बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। इसके एग्जाम्स कितने टीयर्स में होता है। यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, इसका एग्जाम 3 टीयर्स में होता है। फर्स्ट होता है इसका प्रिलिमिनरी, जिसको हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद इसको क्लियर कर लेता है वो मेंस के एग्जाम को कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, जिसको हिंदी में मुख्य परीक्षा कहा जाता है। मेंस जिसने क्लियर कर लिया वो इंटरव्यू लेवल को आगे कर सकता है। इंटरव्यू लेवल मतलब साक्षात्कार, जिसमें आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। और तो दोस्तों इंटरव्यू तक आपने जाना। इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका होता है सिलेक्शन। इंटरव्यू में जो क्लियर कर जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन के बाद वो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की। उसको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और जिसकी ट्रेनिंग लवासना में होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो देहरादून में है। इसके बाद आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ली, तब आपको पोस्ट दी जाएगी। पोस्ट तो पहले से ही दी जा सकती है, बट ट्रेनिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका कहाँ पे, किस लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग हुई है। तो दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हर एक पॉइंट बता दिया। और इसके लिए एजुकेशनल पढ़ना क्या है, ज्यादातर अपनी जीके तेज रखें, क्वेश्चन लेवल रखें, हर एक चीज में क्वेश्चन ढूंढें, जीके तेज रखें, रीजनिंग तेज रखें, और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। एक चीज में अपने आप को परफेक्ट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।